Hello everyone, this is Nitin Suman, TGT Science from KV Ranikhet, and today we are going to discuss about chapter number 1 of class 8, that is crop production and management. This is the first chapter of your science. So now we start this chapter. The number 1 point is crop. यहाँ पर आपके पहला जो पॉइंट आता है दैट इज क्रॉप. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप. प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप. तो ऐसे प्लांट जो कि क्या हो, सेम काइंड के हो, मीन उनकी स्पीशीज सेम हो, और जो क्या करे एक लार्ज स्केल पर जिनको हम प्रोड्यूस करें उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं, उन डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पर एक इस तरह के प्लांट है जो सेम काइंड ऑफ प्लांट है, यहाँ पर दूसरी तरह के प्लांट है, और यहाँ पर सब तरफ जो चारों आपको पिक्चर दिए हुए हैं वहां पर एक ही स्पीशीज के प्लांट है, जो कि क्या है एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं. लार्ज जो स्केल पर उनको हमने प्लांट किया हुआ है. तो क्रॉप का मीन है सेम काइंड ऑफ प्लांट दैट इज ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉप्स जो है वो कितने टाइप की हमारे पास अवेलेबल है. तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स. दे आर, ये कितने टाइप की है यहाँ पर हम देखते हैं. नंबर 1 इज सीरियल क्रॉप्स. नंबर 1 इज सीरियल क्रॉप. नंबर 2 इज पल्स क्रॉप. नंबर 3 वेजिटेबल क्रॉप. नंबर 4 फ्रूट क्रॉप. नंबर 5 फाइबर क्रॉप एंड नंबर 6 ऑयल सीड क्रॉप. तो यहाँ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दी हुई है जिनको कि हम यूज करते हैं और किसी न किसी फॉर्म में हमारी डेली लाइफ में हम इन सब क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं. सो नंबर 1 इज सीरियल्स क्रॉप. सीरियल्स क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो कि क्या है हमारे अनाज मीन हमारे ग्रेन्स से रिलेटेड होती है. दिस इज रिलेटेड टू आवर ग्रेन्स, जो कि हम ग्रेन्स के फॉर्म में फूड के फॉर्म में यूज करते हैं. इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं दैट इज राइस. इसके एग्जांपल है राइस, व्हीट, मेज. ये जो सारी क्रॉप्स है वो आपके जो है सीरियल्स क्रॉप के अंदर आती है, और इनमें बेसिकली हम ग्रेन क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हम फूड मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं. उसके बाद नंबर 2 है दैट इज पल्स क्रॉप. पल्स क्रॉप में हम देखते हैं यहाँ पर, तो पल्स क्रॉप की बात कर लेते हैं. तो इसके एग्जांपल है ग्राम्स, पीज और बीन्स. दीज आर द एग्जांपल ऑफ पल्स क्रॉप्स. तो पल्स का मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं दाल वाली क्रॉप्स जो होती है हमारे पास, उनको हम पल्स क्रॉप के अंदर डाल रहे हैं. इसके एग्जांपल जैसे हमने लिए ग्राम, एग्जांपल दैट इज ग्राम, पी एंड बीन्स. ये जो सारी क्रॉप्स है वो हम पल्स क्रॉप के अंदर इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर 3 इज वेजिटेबल क्रॉप्स. तो वेजिटेबल क्रॉप्स यहाँ इसके कुछ एग्जांपल हमारे को दिए हुए हैं दैट इज ऑनियन, पोटैटो, कैबेज और जो भी वेजिटेबल, all the vegetable that you are using in your daily food, that all are included in vegetable crops. इसके बहुत सारे एग्जांपल you can count in your daily life, like here are these are the vegetable crop. Broccoli, cabbage, radish, all are included in vegetable crop. Now next is fruit crop. So fruit crop, example of fruit crop is apple, orange, banana. These are the example of fruit crop. Banana, orange, apple, all these are included in fruit crop. Next one is fiber crop. So fiber crops are those crops by them we can get fibers, जिनसे हमें क्या मिल सके, fibers gain हो, उन्हें हम फाइबर क्रॉप बोलते हैं. बेसिकली ये फाइबर क्रॉप होती है. बेसिकली these fiber crops are
मेनली यूज्ड फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ये हमारे पास जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए हम इनको यूज करते हैं, जैसे कॉटन हो गया एंड जूट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइबर क्रॉप्स। नेक्स्ट वन इज oil seed crops. These crops are those crops by them we can get oil. ये ऐसी क्रॉप्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑयल को गेन कर सकते हैं। इनके सीड जो होते हैं, इन ये जो सारी क्रॉप्स है, these crops having seed and these seed contain oil। और इन सीड में क्या होता है, हमारे पास ऑयल अवेलेबल होता है और उस सीड को प्रोसेस करके हम फाइनली इनसे ऑयल गेन कर सकते हैं, लाइक सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर कि हमें ऑयल गेन करने के लिए उनके सीड के थ्रू हम ऑयल गेन कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑयल सीड क्रॉप्स। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। Number 1 is cereal crop, number 2 is pulse crop, number 3 is vegetable crop, 4th is fruit crop, 5th is fiber crop, and finally is oil seed crop. Now the next type of crop is kharif and rabi crops. These are the mainly 2 type of crop that we use in our common life, that these are the rabi crop and these are the kharif crop. So now we discuss about that what are kharif crop and what are rabi crops. So here is the based on seasons, crops are of 2 types, they are kharif crops and rabi crops. तो सीजन के अकॉर्डिंग मीन कि कौन से सीजन में कौन सी हमारी क्रॉप हो रही है, उस सीजन के अकॉर्डिंग हम जो है इन सब क्रॉप्स को 2 टाइप ऑफ क्रॉप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज खरीफ क्रॉप एंड नंबर 2 इज रबी क्रॉप। तो ये सीजन के ऊपर डिपेंड करती है कि किस सीजन में किस टाइप की क्रॉप हम कल्टीवेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हम इनको नाम देते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। सो नंबर 1 इज that is kharif crop, that is kharif crop. So kharif crops are crops grown during rainy season from June to September. तो खरीफ क्रॉप्स क्या है, ऐसी क्रॉप्स जो कि क्या होती है हमारे रेनी सीजन में, मतलब रेनी सीजन जो हमारे पास होता है ये रेनी सीजन है। These crops are grown in rainy season और these are started from June and जब इनका एंड होता है that time is September। तो ये जून के टाइम पर हम इनको प्लांट करते हैं और जब सितंबर का टाइम आता है तो इनको कट कर लिया जाता है। So these are the खरीफ crops. Example of खरीफ crops are पेड़ी, मैच, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन। ये सारे जो एग्जांपल है आपके पास खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल है। द नेक्स्ट इज और नंबर 2 क्रॉप जो कि सीजन पे बेस्ड है वो है रबी क्रॉप, दैट इज रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप की हम बात कर लेते हैं। रबी क्रॉप्स आर क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो रबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जो कि कब ग्रो की जाती है, ये विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। जब हमारे सर्दी का टाइम होता है, विंटर सीजन होता है, जब हमारा विंटर सीजन होता है तब ये हम रबी क्रॉप को प्लांट करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और इनका जो टाइमिंग हम देखें अगर मंथ के, तो ये अक्टूबर टू मार्च तक हमारे पास ये वाली क्रॉप होती है। अक्टूबर में इसको हम प्लांट करते हैं और फिर मार्च आते आते इसको कट कर लिया जाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल ऑफ दिस क्रॉप इज व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स। ठीक है। तो सीजन के अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मीन किस सीजन में कौन सी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन क्रॉप्स को 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। नंबर 1 इज खरीफ क्रॉप एंड नंबर 2 इज रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो होती है दैट इज ग्रोन इन रेनी सीजन, दैट इज ग्रोन इन रेनी सीजन फ्रॉम जून टू
सितंबर। और इसके एग्जांपल आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आती है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन में हम प्रोड्यूस करते हैं और जो कि अक्टूबर टू मार्च तक हमारे पास चलती है। सो दीज आर द सम पिक्चर्स of this type of crop that these are grown in rainy season and these are grown in winter season। तो उसके बेसिस पे हम इनको टू टाइप ऑफ क्रॉप्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज खरीफ क्रॉप एंड नंबर 2 इज रबी क्रॉप। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सो द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स for cultivation of crop are called agricultural practices। तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि फार्मर क्या करे कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए यूज करे, उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, वो सारी एक्टिविटीज जो किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में उसके ग्रोथ, उसके प्लांट करने से लेकर उसकी कटिंग तक हम जो भी कंप्लीट एक्टिविटीज यूज करते हैं, कोई भी फार्मर कंप्लीट एक्टिविटीज यूज करता है, उन सारी एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं। Those all activities are included in agricultural practices। So the main steps in agricultural practices are, these are the steps that is used in agricultural practice। Number 1 is preparation of soil, number 2 is sorting of seed, number 3 adding manure and fertilizer, after that irrigation, 5th number protection from weeds, 6th that is harvesting, and 7 is storage। So these are the different type of steps that we use during crop production। Now number 1 is preparation of soil। So what do you understand by preparation of soil? So here it is, preparation of soil is the first step before growing a crop। तो जब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं, जब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो ये हमारे क्रॉप की ग्रो करने की फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम वहां पर जो सॉइल है उसको किस तरह से क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम कहीं पर भी जो है एकदम से हम किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम वहां पर प्लांट भी कर देंगे हमारा सीड, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो वो ग्रो करे, इसके लिए हमें क्या है, वो प्रॉपर्ली ग्रो करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी सॉइल है उसको प्रिपेयर करना होगा, पहले हमें रेडी करना होगा। तो वो फर्स्ट स्टेप जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन बाय लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, by loosening and turning of the soil। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो soil prepare करते हैं हम, वो किस तरह से करते हैं। कल्टीवेशन के लिए जो soil prepare करते हैं, उस soil को prepare करने के लिए हम यहाँ पर दो एक्टिविटी करते हैं। नंबर 1 is loosening and नंबर 2 is turning। loosening से यहाँ पर मीन क्या है कि उस मिट्टी को हम, वो जो soil है हमारी, उसको थोड़ा सा डिप करेंगे, उसको थोड़ा सा खोदेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी, ठीक है। और आफ्टर दैट उसको क्या कर देंगे हम, जो लोअर पार्ट वाली सॉइल है उसको टर्न कर देंगे। तो इस तरह से उसको लूज करके टर्न कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जो सॉइल है वो थोड़ी लूज हो जाएगी। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। अब जो आप लूज कर रहे हैं और टर्न कर रहे हैं, जो सोइल को लूज और टर्न कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज टिलिंग और प्लॉगिंग। इसको हम बोलेंगे टिलिंग और प्लॉगिंग। और ये टिलिंग और प्लॉगिंग इट इज डन बाय यूजिंग प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। तो इसको हम अलग अलग, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्लॉ, हो और एंड कल्टीवेटर। तो these are the three instruments that is used for tilling or ploughing। Plough, this is the example of plough, this is the example of plough, and this is hoe, this can be used as hoe, and this is the cultivator, this is the cultivator, this is the modern type of instrument, and this one is the old type of instrument that we are using for tilling or ploughing। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं that this is the farmer and with the help of
to pull, he is using plow, and with the help of plow he is लूजिंग द सोइल को वो लूज कर रहा है। यहाँ पर हम जो मॉडर्न टाइप का इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, दैट दिस इज द ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के बैक में ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। दिस इज द कल्टीवेटर। तो इस कल्टीवेटर के थ्रू क्या होता है, जो हमारी सोइल होती है वो कंटिन्यूअसली क्या है, इस कल्टीवेटर में यू कैन सी दैट दीज आर द सम spike type of structure are here. These are the spike type of structure are here. तो ये spike जो होते हैं, ये क्या करते हैं, soil के अंदर चले जाते हैं और soil को अंदर से क्या कर देते हैं, lose कर देते हैं। So this is the cultivator. So these three things we use for tilling or ploughing. Number one is plough, that is ancient type of instrument, hoe, and third one is cultivator. Now next, the soil is then leveled by using levelers. Ploughing helps the roots to grow deeper in the soil. उसके बाद जब ये हमारे पास इस तरह से सारी जो प्लॉगिंग हो जाती है, उसके बाद हम जो सोइल निकलती है हमारे पास, जो सोइल अवेलेबल होती है, तो उस सोइल को क्या करते हैं हम, बिकॉज वो क्या होती है, कहीं पर आपको अप एंड डाउन वाली पोजीशन में अवेलेबल होती है, तो उसको क्या करते हैं, एक लेवलर के थ्रू हम क्या करते हैं, लेवल कर देते हैं। ठीक है, ये लेवलर होता है, उसके थ्रू हम इसको एक पर्टिकुलर जो लेवल होती है उसमें कंप्लीट कर देते हैं। So the soil is then traveled by using levelers, और इन लेवलर्स के थ्रू जो हमारी सोइल है वो कंप्लीटली लेवल हो जाती है। प्लॉगिंग हेल्प्स द रूट्स टू ग्रो डीपर इन द सोइल। जो प्लॉगिंग है, इसका प्लॉगिंग करते क्यों है, व्हाई इट इज डन, सो दिस इज द रीजन ऑफ प्लॉगिंग, दैट this helps to the roots to grow deeper in the soil। ये क्या करती है, जो हमारा स्मॉल प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती है उनको इजीली सोइल में डीपर ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, एंड टू ब्रीथ इजीली एंड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। और यू नो दैट जो रूट्स होती है, जो प्लांट की रूट्स होती है, दे आल्सो ब्रीथ, दे आल्सो रेस्पायर। सो वहां पर जब हम सोइल को लूज कर देते हैं तो वहां पर जो अवेलेबिलिटी है एयर की, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वो वहां पर इंक्रीज हो जाती है और रूट्स कैन ब्रीथ इजीली एंड टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। तो हमारी जो सोइल होती है उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पास सोइल के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। तो प्लॉगिंग की हेल्प से क्या होता है, दैट रूट्स कैन ग्रो डीपर इन द सोइल एंड टू ब्रीथ इजीली एंड टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल। नाउ नेक्स्ट, that is sowing of seed. Number 2 is sowing of seed. Number 2 is sowing of seed. Number 2 is sowing of seed. The process of putting seeds. The process of putting seeds. The process of putting seeds in the soil is called sowing. तो sowing क्या है? सॉविंग का मीन है दैट सोइल के अंदर आप सीड को किस तरह से प्लांट कर रहे हैं, किस तरह से पुट कर रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सोइल इज कॉल्ड सॉविंग। सॉविंग का मीन है कि आप सीड को सोइल के अंदर किस तरह से लगा रहे हैं। सो फार्मर्स सेलेक्ट गुड क्वालिटी एंड गुड वैरायटी ऑफ सीड। फार्मर्स सेलेक्ट गुड क्वालिटी एंड गुड वैरायटी ऑफ सीड फॉर सॉविंग। तो फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सीड उनको ग्रो करना है, जो क्रॉप के सीड उनको नीड है, तो वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए और गुड वैरायटी के होने चाहिए। बिकॉज गुड क्वालिटी और गुड वैरायटी के जो सीड होंगे वही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि फार्मर्स जो चूज करते हैं वो गुड क्वालिटी और गुड वैरायटी ऑफ सीड को चूज करते हैं सॉविंग के लिए। Sowing is done by
spraying the seeds by hand or by using seed drills. अब यहाँ दिया हुआ है जो सॉविंग होता है वो किस तरह से करते हैं. नंबर 1 यहाँ पर आपके दिया हुआ है that they can spread with hands. तो यहाँ पर आप देख रहे हो these are the two peoples and they are spreading seeds with their hands. They are taking some seed in their hands and putting down into this soil. So this is the number 1 method of sowing of seed. And number 2 is by using seed drill. So these are the different type of seed drill that you can see here. Number 1 is this one. ये ट्रेडिशनल टाइप का सीड ड्रिल है जहां पर कि क्या है प्लो के थ्रू बुल्स है और बुल्स के प्लो लगाया हुआ है. प्लो के साथ ही उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट अटैच किया हुआ है. उस इंस्ट्रूमेंट में ये यहाँ से ऊपर से सीड को पुट कर रहे हैं और ये सीड जो है यहाँ पर डालने के बाद ये 1 by 1 सीड, ये जो पाइप दिया हुआ है ये पाइप आपको नजर आ रहा है. दिस इज द पाइप और इस पाइप के थ्रू these are coming down and mixing into soil और soil में यहाँ पर जाकर प्लांट हो रहे हैं और इस तरह से ये 1 by 1 आगे चलते जाते हैं और हमारे जो सीड्स है वो प्लांट होते चले जाते हैं. दिस इज also the example of seed drill and this one is the also example of seed drill. This is the modern type of seed drill. यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक है and all the seeds are stored in it और यहाँ से from this point the seeds are coming out and by 1 by 1 they are putting in this area और soil के अंदर जाकर ये plant हो रहे हैं. So sowing of seeds done by hands or by using seed drills. Seed drills helps to sow the seeds uniformly at proper distance and proper depths. अब जो सीड ड्रिल का क्या होता है, सीड ड्रिल का फायदा ये है, बेनिफिट ये है दैट ये क्या करेंगे सीड्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मीन जब हम हैंड के थ्रू किसी भी सीड को प्लांट करते हैं तो हमें पता नहीं होता, कुछ सीड्स हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर डाल देंगे और कुछ थोड़ा दूर डालेंगे तो एक ही प्लेस पर क्या है बहुत सारे प्लांट अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे प्लांट वहां पर उगने ग्रो करने लग जाएंगे. बट व्हेन वी आर यूजिंग सीड ड्रिल तो यहाँ पर क्या होता है ये जो सीड ड्रिल है उनके थ्रू क्या होता है जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली सो होते हैं. ठीक है और उसके बाद एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन होती है दैट इतनी डिस्टेंस के बाद ही नेक्स्ट प्लांट होगा. और उसके अलावा बिकॉज ये सीड ड्रिल नीचे तक जाते हैं दे आर गोइंग इन द डेप्थ ऑफ सॉइल सो सीड आल्सो सोड इन डेप्थ जहां से क्या हो वो वहां पर सोइल के अंदर इजीली ग्रो कर सके. This prevents overcrowding of plants so that all plants get enough sunlight, water and nutrients. जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और एक प्रॉपर डिस्टेंस जाएगी और प्रॉपर डेप्थ पर जाएंगे देन क्या होगा ये सारे जो प्लांट्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर ग्रो नहीं करेंगे. तो ये क्या करेगा ओवरक्राउडिंग को प्रिवेंट करेगा. ये क्या करेगा ओवरक्राउडिंग को दिस प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स सो दैट इससे क्या होगा सभी जो प्लांट्स है दे कैन इजीली गेट सनलाइट enough sunlight water and nutrients. So this is the process of sowing of seed. Sowing of seed का mean क्या है that putting seeds in the soil. This process is called as sowing. Now next number 3 agricultural practice number 3 is adding manure and fertilizers. अब आपने क्या कर दिया वहां पर जो सीड थे आपको जो आपके सीड थे उसको आपने सो कर दिया. The seeds are kept in soil. After that we need manure and fertilizers to grow them. To grow them we need manure and fertilizers. So manure and fertilizers supply nutrients required for the proper growth of the plants. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर करते क्या है ये जो भी नीड न्यूट्रिएंट्स की नीड है जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है किसी भी प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है उन न्यूट्रिएंट्स की नीड वो दे फिल विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स की नीड कंप्लीट होने के बाद दे कैन ग्रो प्रॉपर.
plants can grow properly. Okay, continuous growing of crops reduce the nutrients in the soil. अब आप क्या कहते हैं, mainly हम क्या देखते हैं that हर सीजन में सेम सोइल पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स हम प्लांट करते रहते हैं, एक ही टाइप के क्रॉप को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी सोइल के अंदर अवेलेबल होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो जो पहले जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस करी थी वो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वो उन न्यूट्रिएंट्स को सोइल से रिड्यूस कर देते हैं। और बिकॉज अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो किसी भी प्लांट की प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो वहां पर हमें क्या होता है, प्रॉपर्ली ग्रोथ की, किसी भी क्रॉप की प्रॉपर्ली ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स ऐड करने होते हैं सॉइल में। सो उसके लिए वी यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो जब हम ऐड करते हैं सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, तो इन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के थ्रू सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ नंबर 1 इज मैन्योर। Number 1 is manure. So manures are organic substance obtained by the decomposition of plant and animal waste by microorganisms. तो manure क्या है basically? These are the organic substances. These are the organic substances. Organic substances का mean क्या होता है? Those substance that contain carbon. ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करे, कार्बन को कंटेन करे और कहीं ना कहीं लिविंग जो भी मटेरियल है उससे रिलेटेड हो। These are known as organic substance. These are the name as organic substance. So manure are organic substance and obtained by the decomposition of plant and animals waste by microorganisms. और manure बनता कैसे है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। We are having different type of microorganisms. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं आप अर्थवॉर्म। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म इसका एग्जांपल है। अर्थवॉर्म क्या करता है, एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है जो कि क्या करता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट जहां पर अवेलेबल होता है, या तो प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट, कुछ भी हो सकता है, एंड बोथ कैन बी। सो प्लांट और एनिमल वेस्ट को ये धीरे धीरे डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। डिकम्पोज करने के बाद फाइनली जो हमारा मेन मटेरियल होता है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, और जो जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारा जो प्लांट और एनिमल बना था वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, और वो जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं। सो मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। नंबर 2 इज फर्टिलाइजर्स। Number 2 is fertilizers. So fertilizers are inorganic salts containing nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. and are made in factories. तो fertilizers basically क्या है, ये inorganic salt है। ये these are the inorganic salts. तो basically these are the inorganic mean, ये जो सारे fertilizers है ये जो होते हैं that these are not related to living organism. ये जो है हमारे पास नॉन लिविंग मटेरियल्स को फैक्ट्रीज में हम प्रोसेस करके इनको प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है ये क्या क्या कंटेन करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, जिनकी प्लांट्स को नीड होती है। सो दीज फर्टिलाइजर्स कंटेन दीज ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मेनी मोर, एंड दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज। और जो हमारे पास है फर्टिलाइजर, दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। जबकि जो हमारे पास मैन्योर है वो क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल मटेरियल के डिकम्पोजिशन के थ्रू फॉर्म होते हैं, जबकि जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स है दीज आर फॉर्म्ड इन फैक्ट्रीज। सो एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स, नंबर 1 इज यूरिया, पोटाश, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड एनपीके।
mean nitrogen, phosphorus, potassium. These are the example of fertilizers. So these are the two type of nutrient providing substance that we use for proper growth of plants. Number one is manure and number two is fertilizers. Manures are organic substance while fertilizers are inorganic salts, and manures are made in natural environment while fertilizers are made in factories. So these are the two type of substance that we can use to grow plant properly. Now advantage of manure. Manure के क्या क्या advantage है? Because manure is organic substance, so this having many type of advantage. Number one is it increase the water holding capacity of soil. मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो मैन्योर क्या करता है, जो हमारा सॉइल है, तो सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। मीन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर को हम स्टोर कर, जो सॉइल है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर कर सकती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नंबर टू इज इट मैक्स the soil porous and helps in exchange of gases. मैन्योर के थ्रू क्या होती है, जो हमारी सोइल है वो पोरस हो जाती है, दैट इज पोरस। पोरस से मतलब क्या है, यहाँ पर स्मॉल जो है स्मॉल टाइप ऑफ होल्स आपकी सोइल में बन जाएंगे, छोटे छोटे छेद जो है वो सोइल के अंदर अवेलेबल होंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्लांट है वो प्लांट की रूट्स है वो क्या करेंगे, इजीली एक्सचेंज कर सकती है गैसेस को इजीली एक्सचेंज कर पाएगी। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। मैन्योर में यूजफुल माइक्रोब्स भी ग्रो करते हैं, लाइक अर्थवॉर्म, राइजोबियम। These are the example of microbes that helps in growth of plants. And fourth one is it improves the soil texture, और ये जो है हमारे पास soil texture को भी improves, जो हमारी मैन्योर है वो क्या करती है, soil texture को भी improve करती है। soil texture का मीन क्या है कि soil में कितना परसेंटेज ऑफ क्ले है, स्लिट है, या फिर कितने परसेंट सैंड है, उसको हम क्या कहेंगे, सॉइल टेक्सचर बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट ये जो है फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, these both are using fertilizers on crop, and here we can say this is the manure, and with the help of crane we are putting manure to the fields पर ले जा रहे हैं। So मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का मेन पर्पस क्या है, दैट these provide required nutrients for proper growth of plants. So this is the third practice of agriculture, that is adding manure and fertilizers. Now next, fourth one is irrigation. Fourth practice is irrigation. So irrigation, the supply of water to the crops in the field. जब हम क्या करेंगे, वाटर की सप्लाई क्रॉप में, जितने भी फील्ड में हमारे पास जितनी भी क्रॉप के प्लांट है उन सभी प्लांट्स तक वाटर सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी। तो क्या होगी यहाँ पर, वाटर सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी। तो सप्लाई वाटर की कंप्लीट क्रॉप को अवेलेबल हो जाएगी, फील्ड में जितने भी हमारे पास क्रॉप प्लांटेड है तो उसे हम बोलेंगे इरिगेशन। दिस इज नोन एज irrigation. The supply of water to the crop in the field is called irrigation. Water helps in the germination of seed. अब water किसमें हेल्प करता है, जो सीड है उसके जर्मिनेशन में, सीड के जर्मिनेशन में। जर्मिनेशन से यहाँ आप देख सकते हैं दैट एक छोटा सा जो सीड होता है हमारे पास, सीड, तो सीड में आप देखते हैं दैट सीड जो हमारे पास अवेलेबल होता है, जब ये फर्स्टली ग्रो करता है तो इसके साइड में हमें कुछ इस तरह से
जो हमारे पास है लीव्स हमें दिखाई देती है, सीड के पास में ही हमें लीव्स आना दिखाई देती है। और जब वो सीड से हमें लीव्स दिखना स्टार्ट होती है तो उसे हम बोल देते हैं दैट जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो वाटर के थ्रू क्या होता है, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प होती है। एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, so water also needed for proper growth of plants, absorption and transpiration of minerals to the all part of the plants। साथ में क्या करता है, वाटर के थ्रू ही हम प्लांट्स क्या करते हैं, सोइल से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स सोइल से जो गेन करते हैं प्लांट्स, ये रूट्स जो होती है, रूट्स क्या करती है, सोइल के ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली ये वाटर में मिक्स होते हैं। सोइल के अंदर जो वाटर अवेलेबल होता है वहां पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, और जब रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो साथ में ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर वहां से एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर के थ्रू ही ये क्या करते हैं, रूट के थ्रू होते हुए स्टेम में जाते हैं और फाइनली लीव्स तक पहुंच जाते हैं, और सारे पार्ट्स जो है प्लांट्स के वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इरिगेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, proper growth of plants, absorption and transportation of mineral to all part of the plants। Now sources of irrigation, irrigation के sources क्या है, किन किन जो सोर्सेज है उनके थ्रू हम इरिगेशन कर सकते हैं, मीन वाटर सप्लाई जो कर सकते हैं फील्ड में। तो these are wells, ट्यूबवेल, ponds, lakes, river, dams and canals। These are the sources of irrigation। इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड में वाटर सप्लाई को कंप्लीट करते हैं जिससे कि इरिगेशन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पर टू टाइप की हम चीजें देख रहे हैं, दैट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराने जमाने में इरिगेशन के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज करते थे। तो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। नंबर 1 यूजिंग मोट इज पुली सिस्टम, system। Number 2 is chain pump, number 3 is directly, and number 4 is rahat, that is lever system। So these are different type of traditional method of irrigation। यहाँ हम पुली सिस्टम की बात कर लेते हैं। So पुली सिस्टम, this is the पुली सिस्टम, पुली सिस्टम में आप देख सकते हैं that we are keeping a पुली। यहाँ पर एक पुली सेट है, ये जो राउंड वाली जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी हुई है ये पुली टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये पुली टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है। और इस पुली में क्या करते हैं हम, एक जो हमारे पास रोप होती है उस रोप को इस पुली के थ्रू हम टाई कर देते हैं, और जो कंटेनर होता है, जिस कंटेनर में हमें वाटर कंटेन करना है, उस कंटेनर को इस रोप के थ्रू अटैच कर देते हैं। उसके बाद हम इसको वेल के अंदर डाल देते हैं, और इस पुली के थ्रू क्या होता है, वो जो कंटेनर है हमारा वाटर से फिल हुआ उसको इजीली हम ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। सो दिस इज द पुली सिस्टम, that is also called motor। Number 2 is chain pump। So chain pump में बेसिकली चेन पंप में क्या होता है, दैट ये इसी तरह का होता है लाइक राहत। चेन पंप आल्सो लाइक राहत। चेन पंप में क्या होता है, इसी तरह से एक बड़ा सा एक शेप, बड़ा सा सर्कल टाइप शेप का एक स्ट्रक्चर होती है, उसके चारों तरफ ये स्मॉल टाइप ऑफ बकेट्स हम बांध देते हैं, और जब वो टर्न करता है, वो सर्किल हमारा टर्न करता है, जो ये बकेट जो कि यहाँ इसके टच में आते हैं, जो कि वाटर के टच में आते हैं, वो फिल हो जाते हैं, और फिल होने के बाद जब वो ऊपर आते हैं तो वापस जब वो इस वाली पोजीशन पे आते हैं तो उनका पानी निकाल लिया जाता है। सो दिस इज चेन पंप। नंबर 3 इज डेकली। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेकली। जहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक जो हमारे पास एक लीवर टाइप ऑफ सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जिस पर एक हमने स्टिक लगाई हुई है, और स्टिक के एक तरफ हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वेट डाला हुआ है। यहाँ पर ये जो हमारे पास है यहाँ पर एक वेट लगाया हुआ है। वेट की वजह से क्या होता है,
जब हम पहले इसको हम नीचे की तरफ डालते हैं, उसके बाद वेट होने की वजह से ये जो हमारी है बकेट है वो वाटर से फिल्ड होती है, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। सो दिस इज द डेक एंड राहत, दिस इज द एग्जांपल ऑफ राहत, दिस इज द एग्जांपल ऑफ राहत। यहाँ पर हम क्या करते हैं, केमल या बुल के फोर्स का यूज करते हैं, केमल या बुल के फोर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर जब ये केमल या बुल इस सिस्टम, इस स्टिक के चारों तरफ राउंड करता है, तो ये हमारा जो यहाँ पर ये सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल में लगी हुई बकेट्स के साथ में घूमने लगती है, और नीचे जब ये जाती है तो यहाँ पर वाटर फिल हो जाता है और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है। सो दीज आर द traditional methods of irrigation, and example of traditional methods of irrigation is mode, chain pumping, Beckley and Rahat. Now next, modern methods of irrigation. Now modern method of irrigation. So modern methods of irrigation are sprinkler system and drip system. यहाँ पर हम कौन कौन से मेथड ले रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। दे आर यूज्ड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस एंड हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। तो स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है वहां पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, बिकॉज इनके स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम की वजह से क्या होता है, जो वाटर है उसका वेस्टेज सब बहुत कम होता है, वो वेस्टेज ऑफ वाटर को बचाता है। ठीक है, सो दीज आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम में आपने देखा होगा, कभी कभी आप गार्डन में घूमने जाते हैं, जब हम गार्डन में घूमने जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि ग्रास पर बीच में एक छोटा सा स्प्रिंकलर रखा होता है, छोटा सा फव्वारे टाइप का कुछ रखा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिससे वाटर निकलता रहता है, स्प्रिंकल होता रहता है चारों तरफ, और जो मैक्सिमम एरिया है उसको कवर करता है और सारे प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी को श्योर करता है। इसके अलावा सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में हम लंबी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो उन प्लांट्स की जहां स्टार्ट होती है उस प्लेस पर हम एक होल कर देते हैं उस पाइप में, जहां पर की प्लांट्स की रूट्स होती है उस प्लेस पर हम छोटे छोटे होल कर देते हैं, और उन होल से ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर वहां पर निकलता रहता है और धीरे धीरे रूट्स को वाटर मिलता रहता है, वहां पर इरिगेट दैट वो प्लांट इरिगेट होता रहता है। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत कम होता है, मीन वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता। सो दीज आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो इरिगेशन का मीन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। और इरिगेशन के सोर्सेज आपको पता है, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड डैम्स। तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेल एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में क्या होता है, जो पाइप्स होते हैं उनको ग्राउंड में के अंदर जहां पर वाटर अवेलेबल होता है वहां तक उन पाइप्स को डाल दिया जाता है, और फिर पंप के थ्रू उस वाटर को हम सरफेस तक ले आते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्यूबवेल, पॉन्ड एंड लेक। सो दिस वन, दिस इज डैम एंड दिस इज कैनाल, दिस इज कैनाल। कैनाल क्या होती है, डैम्स जहां पर बनाए जाते हैं वहीं पर से हम कैनाल निकालते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, जब भी हमें नीड हो, जिस भी सीजन में हमें वाटर की नीड हो, उन कैनाल्स के थ्रू हम फील्ड्स तक वाटर की सप्लाई को प्रोवाइड करवा सके, ताकि वो क्या हो, आगे इरिगेशन में हेल्प कर सके। सो दिस इज द इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट, fifth one is protection from weeds. Now next practice is protection from weeds. अब आपको पता है that weeds क्या है, बेसिकली फर्स्ट हम बात कर लेते हैं what are weeds. So weeds are unwanted plants which grow along with the crop in the field. weeds क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो कि क्या है, जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं तो वो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, क्रॉप के साथ जो हमने प्लांट लगाया, जैसे हमने वीट ग्रो किया,
एक फील्ड में हमने वीट की क्रॉप लगा दी। अब वीट की क्रॉप लगाने के पास क्या है वहां पर, बिकॉज क्या है दूसरे टाइप ऑफ प्लांट्स भी उन वीट के प्लांट्स के साथ ग्रो करने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर। तो वो जो दूसरे टाइप ऑफ प्लांट्स वहां पर ग्रो करने लगेंगे उन्हें हम बोल देंगे अनवांटेड प्लांट है, और वो दे आर नोन एज वीड्स। वो अनवांटेड प्लांट है क्योंकि वो क्या करेंगे, जो हमारे वीट है उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो वीट की ग्रोथ है, वीट का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो दीज आर बेसिकली, इसलिए हमें इन्हें क्या कहेंगे, वीड्स मीन अनवांटेड प्लांट। वीड्स मीन अनवांटेड प्लांट। Weeds mean unwanted plants. Okay. Now, weeds affect the growth of crops because they absorb the water and nutrients. Weeds क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप है उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और साथ में जो हमारी सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब ये वीड्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो वीड को कम अवेलेबल होंगे, वीट हमारे क्या होंगे, कम ग्रो कर पाएंगे, एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। और क्या करेंगे, ये क्रॉप की यील्ड को कम करेंगे। यील्ड का यहाँ मीन क्या है, यील्ड में अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट हमें किसी भी क्रॉप का गेन हो रहा है उसे हम बोलते हैं यील्ड। तो कितना अमाउंट हमें फाइनली गेन हो रहा है वो यील्ड होता है, और उसको ये सारे जो वीड्स है वो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग क्या है, जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे वीट के साथ या किसी भी क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं उन सारे प्लांट्स को वहां से हटा देना, अनवांटेड प्लांट्स को वहां से रिमूव कर देना ही क्या कहलाती है उस फील्ड से, दैट इज नोन एज वीडिंग। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड बाय यूजिंग अ खुरपी। अब वीड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, या तो हैंड से, तो यू कैन शो हियर दैट these peoples are removing weeds with their hands। यहाँ पर जो है सभी लोग weeds को अपने hands के थ्रू रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, he is also removing with hand and he is also, so these are the weeds जो कि क्या है, इनकी जो क्रॉप है वहां पर ग्रो करने लग गए थे। देन ये वहां पर जो वाटर अवेलेबल है और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उनको एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो उससे क्या हो, जो इनकी मेन क्रॉप थी उसका प्रोडक्शन कम हो रहा था, उनकी यील्ड का कम हो रहा था। तो इन सभी जो अनवांटेड प्लांट्स है इनको इन्होंने हटा दिया। सो दे आर यूजिंग विद देयर हैंड्स। सो weeds can be removed by using hand or by using a खुरपी। तो यहाँ पर ये हैंड्स के थ्रू कर रहे हैं, और खुरपी जो आपने कभी देखा होगा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, इसके आगे कुछ इस तरह का लगा होता है थोड़ा सा, तो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उन जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। Weeds can also be killed by using chemicals called weedicide। अब weeds को क्या कर सकते हैं हम, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे पास, उन केमिकल्स के थ्रू डायरेक्टली जब उन केमिकल्स को इन वीड्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो ये जो वीड्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे, उनका ग्रो होना खत्म हो जाएगा और वो वहां पर उस प्लेस से रिमूव हो जाएंगे। तो उन जो केमिकल्स, वो केमिकल्स जिनको हम यूज कर रहे हैं इन वीड्स को हटाने के लिए, these chemicals are known as weedicide। These chemicals are known as weedicide। weedicide क्या है, ऐसे केमिकल्स जिनके थ्रू हम अनवांटेड प्लांट्स को क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। those chemicals are known as weedicide। Now example of weedicide is 2,4-D। weedicide का एग्जांपल क्या है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। आप कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। Since weeds affect the health of farmers, they should cover their nose and mouth। Since weeds affect the health of farmers, they should cover
their nose and mouth with a piece of cloth while spraying weedicide. तो जब हम weedicide को स्प्रे कर रहे हैं प्लांट्स पर, क्रॉप पर जब हम weedicide को स्प्रे कर रहे हैं तो हमें किसकी नीड होती है? हमारी जो नोज है और माउथ है, हमारी जो नोज है और माउथ है उनको कवर करने की हमें नीड होती है। हमारी नोज और माउथ को हमें कवर करने की नीड होती है बिकॉज ये केमिकल्स क्या होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी पर जो है बैड इफेक्ट कोज कर सकते हैं, बुरा असर डाल सकते हैं, इसलिए हमें हमारे नोज और माउथ को कवर करने की नीड होती है। और ये जो पर्सन है ही इज यूजिंग केमिकल। इसके पीछे जो ये बैग लगा हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वीडीसाइड जो केमिकल है वो फिल है और इस केमिकल को ये क्रॉप पर स्प्रे कर रहा है। इससे क्या होगा, जो वीड्स होंगे वो प्लांट होंगे वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज द फिफ्थ प्रैक्टिस, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। नाउ नेक्स्ट that is harvesting. Next is harvesting. अब harvesting के बारे में पढ़ेंगे। The cutting and removing of the crop from the field after maturity is called harvesting. तो आपने सारी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली, उसके बाद क्या हो रहा है, जब हमारी क्रॉप है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी है, क्रॉप जो है हमारी वो मैच्योर हो चुकी है। तो जब वो मैच्योर हो तो उसके बाद उसको कट किया जाता है और कट करने के बाद उसमें से जो सीड्स या जो भी हमारे को क्रॉप का जो भी उसको रिमूव कर देना, वो ही हमारे क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द field after maturity is called harvesting. Harvesting can be done manually by using a sickle or by machine called harvesters. अब जो है हमारे पास हार्वेस्टिंग हम करते के थ्रू है, तो यहाँ पर आपके दिया हुआ है सिकल एंड मशीन। तो सिकल जो है ये दिस इज द सिकल, दिस इज द सिकल, ये जो आपके पास शेप बना हुआ है इसको हम सिकल शेप बोलते हैं। तो सिकल के थ्रू these farmers are using sickle और सिकल के थ्रू क्या कर रहे हैं, पर इकट्ठे करते जा रहे हैं। इसके अलावा this also can be done with machine. So these are the machine which can be used for harvesting. Now after harvesting the grapes are separated from, हार्वेस्टिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, मीन कट कर लिया और रिमूव कर लिया, तो वहां पर क्या होता है, जो चेफ उसके साथ मिक्स होता है, ग्रेन्स के साथ जो चेफ मिक्स होता है उसको हम सेपरेट करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो सेपरेशन ऑफ चेफ फ्रॉम ग्रेन्स, सेपरेशन ऑफ चेफ फ्रॉम ग्रेन्स इज नोन एज थ्रेशिंग। तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग में क्या होता है, बेसिकली चेफ में कुछ इंप्योरिटीज अवेलेबल होती है हमारे पास जो ग्रेन्स में मिक्स होती है, तो उनको हम थ्रेशिंग के थ्रू निकाल देते हैं। दिस इज द थ्रेशिंग मशीन, दिस इज द थ्रेशिंग मशीन व्हिच हेल्प्स टू रिमूव chaff from grains. It can be done by grating or stamping or by machine called threshers. तो जो हमारे पास थ्रेशिंग कर रहे हैं, he is doing threshing. तो यहाँ पर क्या है, ये थ्रेशिंग कर रहा है। थ्रेशिंग करने से क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेन्स है ये कवर के अंदर होते हैं, जब इसको हम बीट करते हैं किसी भी सरफेस पर तो वो कवर से बाहर निकल जाते हैं और जो कवर है वो यहाँ पर इस पर्सन के पास ही रह जाता है। और ठीक है, सो ये बीटिंग के थ्रू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मशीन होती है थ्रेशिंग के लिए, उन मशीन्स में डायरेक्टली भी हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। सो machines which can do both harvesting and threshing are called combines. अब कुछ मशीन ऐसी होती है जो कि एक साथ दोनों चीजें कर सकती है, हार्वेस्ट भी कर सकती है और थ्रेश भी कर सकती है। मीन वो कट भी करेगी और साथ में कट करने के बाद सीड जो है हमारे पास ग्रेन है उसको उसके कवर से प्लांट से रिमूव भी करेगी। ऐसी मशीन्स को we call them combines, उनको हम क्या बोलते हैं, combines. So this is the example of combines जो कि क्या करता है,
हमारी जो क्रॉप होती है उसको पहले कट करता है, उसके बाद उसको थ्रेश करता है। तो हार्वेस्ट और थ्रेश दोनों प्रोसेस ये एक ही टाइप ऑफ मशीन कंप्लीट कर लेती है, एंड दीज मशीन आर नोन एज कंबाइंस। After threshing, the husk is removed from the grains by winnowing. अब थ्रेशिंग करने के बाद भी हम देखते हैं कि कवर जो जिस जिस ग्रेन जिस कवर के अंदर रहता है उसका कुछ पार्ट हमारे पास थ्रेशिंग के बाद बचे हुए ग्रेन में अवेलेबल होता है। तो दैट हस्क उसको हम बोलेंगे दैट हस्क, जो इम्प्योरिटी है हस्क दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन बाय विनोइंग, उसको हम विनोइंग की प्रोसेस के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। सो हियर इज द लेडी, शी इज डूइंग विनोइंग। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, विनोइंग कर रही है। विनोइंग में ये क्या कर रही है, एक हाइट पर खड़ी होकर के, शी इज स्टैंडिंग ऑन अ हाइट, और हाइट पर खड़ी होकर के ये जो ग्रेन्स है उसको डाउन साइड में पुल कर रही है। इससे क्या होगा, वो दूर चला जाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिससे हमें प्योर जो फाइनल ग्रेन है वो अवेलेबल हो जाता है। इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ विनो और बाय अ विनोइंग मशीन। तो यहाँ पर तो ये हम ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, इसके अलावा हम मशीन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरेज। अब हमने देखा जब कंप्लीटली जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस हो चुकी है और उनको हमने हार्वेस्ट भी कर लिया और थ्रेश भी कर लिया, उसके बाद after harvesting and threshing and winnowing, the grains are dried in the sunlight to reduce moisture in the seeds। उसके बाद जब हमने सभी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर अवेलेबल होता है, और इस मॉइस्चर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फील्ड होता है वहीं पर ही 2 और 4 डेज के लिए उस जो कंप्लीट क्रॉप है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही वहां पर लेफ्ट कर देते हैं। तो जो सनलाइट होती है वो जब उसके थ्रू क्या है, जो मॉइस्चर हमारे ग्रेन्स में अवेलेबल होता है उस मॉइस्चर वहां से निकल जाता है। Then the grains are stored in jute bags or metal bins। उसके बाद ग्रेन्स को हम या तो जूट या तो हम क्या करेंगे, जूट बैग्स में, या फिर जो हमारे पास है टिन के कंटेनर है, मेटल के बीन्स है, उनमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जब लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granaries to protect from pests like rats and insect। तो लार्ज स्केल पर जब हम बात करते हैं तो हम या तो ग्रेनरीज में या फिर साइलोस में उनको कैप्ट करते हैं। तो ग्रेनरीज में क्या होता है, ये these can be called as cold storage, these both can be called as cold storage, जहां पर एक मिनिमम टेम्परेचर पर इन सब ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से ना तो यहाँ पर रैट्स आते हैं और ना ही इंसेक्ट आते हैं जो कि इनको डिस्ट्रॉय कर सके। सो दिस इज द स्टोरेज, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। नाउ दिस इज एनिमल हस्बेंड्री, the rearing of animals on a large scale for some use is called animal husbandry। तो जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ एक लार्ज स्केल पर पालते हैं। एक लार्ज स्केल पर जब हम एनिमल्स को पालते हैं तो उन्हें हम कहेंगे these are known as animal husbandry। एनिमल हस्बेंड्री में हम बहुत सारे एनिमल्स को एक जगह पर पाल सकते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं पोल्ट्री फॉर्म में हम बहुत सारी जो है हेन्स है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पालते हैं। इसके अलावा जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं वहां पर फिशिंग कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी एक्टिविटीज इन दैट animals are kept on a large scale। These are known as animal husbandry। So that was the final topic of your chapter, and your chapter is completed। Now if you are having any doubt, you can ask question to me in comment box। So this is completed। Okay, thank you and have a nice day।